लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया, करेक्ट है। नोटबुक ओपन करो सब लोग, और जो टेबल बनाए थे उसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिगैंड्स के नाम लिख के लिए थे, याद है। अब लिगैंड्स के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी होती है, लिगैंड या तो अनाइनिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। लिगैंड कभी भी कटाइनिक नहीं हो सकता है। इन शॉर्ट लिगैंड पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो ज़ीरो चार्ज होगा। अनाइनिक लिगैंड में हमने क्या क्या देखा था, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, इन चारों पे चार्ज कितना होता है, -1, करेक्ट है। उसके बाद हमने देखा था साइनाइड, उस पर भी -1, सल्फेटो, उस पर कितना बेटा, -2, नाइट्रेटो मतलब NO3- है ना, नाइट्रेटो मतलब NO3-, उस पर भी कितना चार्ज है, -1। नाइट्रेटो से मिलता जुलता है NO2- मिला, उसका क्या नाम रखते हैं हम लोग, नाइट्रो। NO3 पे -1 चार्ज होता है, NO2 पे -2 चार्ज होता है, ठीक है ना। नाइट्रो से ही मिलता जुलता है ONO, उस पर भी -2 चार्ज रहता है, लेकिन वो एम्बिडेंटेड लिगैंड है। ONO मतलब ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना है, तो उसको हम लोग नाइट्रीटो बोलते हैं, है ना। तो नाइट्रेटो, नाइट्रो और नाइट्रीटो, तीनों का डिफरेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सिलेटो, C2O4, उस पर भी चार्ज कितना रहता है, 2-, करेक्ट है। फिर थायोसाइनेटो पे चार्ज -1। वही अगर सल्फ़र की जगह नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, NCS, तो उसको आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं, उस पर भी चार्ज कितना रहता है, -1। CO3 कार्बोनेट आयन है ना, -2 चार्ज रहेगा उसके ऊपर, क्या नाम है उसका, कार्बोनेटो, करेक्ट है। ये सब अपने अनाइनिक लिगैंड है ना, ये सब अनाइनिक लिगैंड थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड मतलब जिसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 0। 4 ही लिगैंड आपको याद रखना है न्यूट्रल में, NH3, CO, H2 और EN। NH3 मतलब अमोनिया, नाम क्या रखते हैं हम लोग उसका, अमाइन, ठीक है ना। H2O मतलब वाटर, वाटर का नाम क्या रखते हैं हम लोग, एक्वा। CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप, तो उसका नाम भी हम लोग कार्बोनिल ही रखते हैं, है ना। और EN मतलब एथिलीन डायमाइन, ठीक है ना। ये चारों जो है वो न्यूट्रल होते हैं, करेक्ट है। उसके बाद हमने देखा था मेटल के बारे में, ये तो लिगैंड्स का हो गया। फिर हमने मेटल के बारे में पढ़ा था कि अगर मेटल है तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कटाइनिक है या अनाइनिक। अगर कटाइनिक रहेगा तो मेटल का जो नाम है वही नाम रखा जाता है। अनाइनिक है तो मेटल के नाम में क्या लगाते हैं हम लोग, 8 लगा देते हैं अनाइनिक के केस में, करेक्ट है। तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम जिसका एल्यूमिनेट बनेगा, है ना। कोबाल्ट जिसका कोबाल्टेट बनेगा, गोल्ड जिसका ऑरेट बनेगा, है ना। मैंगनीज जिसका मैंगनीट बनेगा, प्लैटिनियम प्लैटिनेट, क्रोमियम क्रोमेट, कॉपर क्यूपरेट, कॉपरेट नहीं, क्यूपरेट, ठीक है। आयरन फेरेट, निकल निकलेट, जिंक जिंकेट, करेक्ट है। ये देखा था हमने। अस्सलाम वालेकुम, क्लास में पढ़ा रहा हूँ। और कुछ रूल्स हम लोगों ने देखे थे कि काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स दोनों में जो पहले आएगा उसका नाम हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। अगर काउंटर आयन पहले तो उसका नाम पहले, कॉम्प्लेक्स पहले तो उसका नाम पहले। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त हम लोगों को ध्यान रखना है कि पहले लिगैंड्स का नाम लिखना है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और लिगैंड्स का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम लिखना है, मेटल के बाद पैरेंथेसिस बनाना है और उसके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर से दिखाना है, करेक्ट है ना। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ ये थी कि इथिलीन डायमाइन जैसे लिगैंड्स अगर आएंगे, इथिलीन डायमाइन, इन लिगैंड्स की खास बात ये है कि इनके नाम में ही प्रीफिक्स आता है। इथिलीन डाई आ रहा है ना, तो उनके नंबर को दिखाने के लिए लोग डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज़ करते, बिस त्रिस टेट्रा किसी सब यूज़ करते, याद है ना, ठीक है। अनाइनिक लिगैंड और कटाइनिक लिगैंड का नाम हम लोगों ने लास्ट टाइम ही सीख लिया था कैसे रखना होता है। खाली न्यूट्रल लिगैंड्स बचे हुए थे, तो 3 एग्जांपल मैंने उठा लिया न्यूट्रल लिगैंड्स की। फिर इसके बाद हम लोग उल्टा करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, फॉर्मूला दिया हुआ था और उसका नाम लिख रहे थे। अब हम लोग फिर उल्टा करेंगे। यहाँ पर देखो क्या दिया है, नाम दिया है, इसका हम लोग को क्या लिखना रहेगा, फॉर्मूला लिखना रहेगा। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो या तो ये। समझ में आ रहा अच्छे से। लास्ट टाइम मैंने आपको कटाइनिक लिगैंड कॉम्प्लेक्स के नाम रखना सिखाया था और अनाइनिक कॉम्प्लेक्स के नाम रखना सिखाया था। आज हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम रखेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से। नाम रखने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, याद करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है ना। तो इसका बाजू में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग, CO NO2 थ्राइस NH3 थ्राइस, ठीक है ना। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का, कौन है इधर, कोबाल्ट, तो इसको X मान लेते हैं बेटा। नाइट्रो पे कितना रहता है बोल, -2, NH3 पे 0। ओवरऑल ब्रैकेट पे कितना चार्ज आएगा, कुछ चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है तो काउंटर आयन को ढूंढो, क्या काउंटर आयन है, नहीं।
ना ब्रैकेट पे चार्ज है ना आजू बाजू में काउंटर आयन है, मतलब ये न्यूट्रल वाला कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रैकेट पे कितना चार्ज है, 0। तो देख x 3 इंटू -2 -6 3 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू 0, -6 उधर जाएगा तो +6। ये आ गया मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका नाम क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है अपने को, लिगैंड का नाम लिखना होता है। अब लिगैंड में भी इधर दो है, NO2 मतलब नाइट्रो, NH3 मतलब अमाइन। पहले कौन आएगा, अमाइन आएगा। क्यों, अमाइन A से आ रहा है। कितनी बार है अमाइन, 3 बार। क्या लिखेंगे, ट्राई, टेट्रा नहीं, ट्राई, 3 है ना, ट्राई अमाइन ट्राई। NO2 मतलब नाइट्रो, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट ही लिखेंगे आप। सिर्फ अनायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें मेटल के नाम में 8 लगाना होता है। उसके अलावा चाहे कैटायनिक हो चाहे न्यूट्रल हो, नाम वैसे ही लिखने का। CO मतलब कौन बेटा, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका, 6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 6, ख़त्म। आगे आयन मत लिखना क्योंकि ये आयन नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है वो। ना काउंटर आयन का नाम आएगा यहाँ पे पहले ना बाद में, और ना आयन लिखेंगे इधर। यही इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, ख़त्म। ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 6। समझा। सेकेंड वन का स्ट्रक्चर देखो क्या बना हुआ है, FeCO5। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लेंगे हम लोग, X। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लेंगे, X। CO मतलब कार्बोनिल, कितना चार्ज होता है इसमें, 0, न्यूट्रल लिगांड है ना ये। और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, न्यूट्रल, तो उससे भी 0 चार्ज। तो ये X ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू 0 बोलो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो X कितना आ रहा है, 0। मतलब यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोल, 0। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो हकीकत में एटम ही है, आयन नहीं। जब सेंट्रल मेटल एटम पे +2 +3 +6 +4 +7 चार्जेस आते हैं, तो दीज आर नॉट एक्चुअली एटम्स, दीज आर आयंस। पर ये असल में क्या है बोल, एटम ही है, उस पर चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज है उस पर। समझ में आ रहा अच्छे से, क्या बोलो। नाम क्या लिखेंगे देखो सब लोग। लिगैंड कौन है बेटा इधर, कार्बोनिल। कितनी बार है 5 बार। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटाकार्बोनिल, ठीक है ना। Fe मतलब कौन है, आयरन। पेंटाकार्बोनिल आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। समझा अच्छे से। लास्ट वन, RH NH3 थ्राइस HCN थ्राइस, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका चाहिए मेरे को, RH सेंट्रल मेटल एटम, रोडियम, ठीक है ना। NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0, और थायोसाइनेट पे -1, और ओवरऑल कितना है, 0। तो ये X हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। -3 उधर जाएगा तो +3। तो देखो नाम क्या है इसका, ध्यान से देखना। दो लिगैंड है, अमाइन A से और HCN थायोसाइनाइड T से। पहले कौन आएगा, A कि कितना है देख, 3। क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन ट्राई, बोलो नाम क्या है इसका, थायोसाइनेटो। मेटल कौन सा है बेटा, रोडियम। मेटल कौन सा है, रोडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका, 3। खत्म, ये हो गया इसका नाम। तो यहाँ पर हमने सारे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के नाम रखना सीख ली। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कैटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम रखना सिखाया था। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूट्रल। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन दी IUPAC। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या, इसका उल्टा करना है। अब हमको नाम दिया हुआ है और स्ट्रक्चर बनाना है, नाम दिया हुआ है और स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो नाम को देख करके ना, कौन सेंट्रल मेटल एटम है, कौन कौन लिगैंड है, कौन काउंटर आयन है, कितना लिगैंड है, ये सब आइडेंटिफाई करने का। तो जब मैं इस नाम को देखता हूँ तो मेरे को कोबाल्टेट दिख रहा है, कोबाल्टेट है ना। मतलब सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम कौन है बोल, कोबाल्ट। और ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ मुझे कितना, +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोल, +3। अब मेटल के नाम से पहले जो होता है वही लिगैंड होता है। मेटल के नाम से पहले हमेशा कौन होता है बेटा, लिगैंड होता है। तो मेटल के नाम से पहले क्या लिखा था, कार्बोनेटो। क्या लिखा बेटा, कार्बोनेटो। मतलब कौन, CO3 कार्बोनेट आयन। कितना चार्ज होता है इस कार्बोनेट पे बोल, -2। तो कार्बोनेटो मेरा यहाँ पर लिगैंड है। कितना प्रेजेंट है ये, ट्राई मतलब 3। और आखिर में क्या लिखा हुआ है देख, आयन। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, आयन है।
क्या बेटा ये आयन है। तो सर कितना चार्ज रहेगा इस पर, देखते हैं कितना चार्ज रहेगा। आंसर देखो, आंसर सबसे पहले मैं ब्रैकेट बनाऊंगा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, मेटल का, हमेशा। ब्रैकेट में सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है, हमेशा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन सिंबल में आता है, मेटल आता है। इधर मेटल है कौन बेटा, कोबाल्ट, तो हम लोग इधर लिखेंगे CO। क्या लिखेंगे बोल, CO, करेक्ट है, ठीक है ना। अब अपना लिगैंड लिखेंगे, तो लिगैंड कौन है, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो मतलब CO3, कितना कार्बोनेटो है, 3 बार, तो इधर 3 बार आ जाएगा। और कुछ बचा क्या बोलो, अब खाली यहाँ पे कितना चार्ज आएगा वो मुझे पता करना, ऊपर कितना चार्ज आएगा वो मुझे पता करना। तो इधर रफ में आओ, CO3 थ्राइस, ठीक है। कोबाल्ट पे चार्ज कितना होता है बेटा, +3, है ना, दिया हुआ है ना, +3। कार्बोनेटो पे -2। ये सम अप करेंगे तो यहाँ का चार्ज आएगा ना, तो पूरा सम होने के बाद वहाँ का चार्ज आएगा। देखो पहले यहाँ का चार्ज दिया रहता था, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, अब ऑक्सीडेशन स्टेट दिया, वहाँ का चार्ज निकालते। तो कितना आएगा टोटल, देख, कोबाल्ट का +3, 3 × -2 -6, +3 -6 कितना आएगा, -3, यानी ओवरऑल चार्ज -3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3-, ये आपका आंसर है, ख़त्म। देखो एक आयन है ना, कॉम्प्लेक्स है क्या बेटा, ये क्या है, ये आयन, इसलिए नाम के आखिर में आयन लिखो। इजी, समझा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। सोडियम अलग से लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर लिखा है हेक्सासाइनोफेरेट। तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फेरेट मतलब आयरन, Fe। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, 8 लगा हुआ है, 8 मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स इसमें अनायन है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। साइनो मतलब CN- है ना, कितनी बार है साइनो, 6 बार। ये सोडियम कौन है जो अलग से लिख के दिए, काउंटर आयन, ये कौन है बेटा, काउंटर। तो सोडियम यहाँ पर काउंटर आयन, और ये काउंटर आयन पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, पहले, यानी पहले काउंटर आयन रहेगा, पहले काउंटर आयन रहेगा। एक चीज़ याद है, मैंने आपको बताया था काउंटर आयन 1 बार हो, 3 बार हो, 15 बार हो, 30 बार हो, नाम उसका एक ही बार लिखते, नाम उसका याद है कि भूल गए, बताया था ना, काउंटर आयन कितनी भी बार हो, नाम उसका एक बार लिखा है। तो यहाँ भले से लिखा सोडियम है, इसका ये मतलब नहीं कि इधर Na सिर्फ 1 रहेगा, ये मतलब है कि इसका वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना Na रहेगा। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करूँ, तो पहले साइड में ना कॉम्प्लेक्स बना लो, ये कॉम्प्लेक्स को बना लो, कैसा दिख रहा है वो, साइड में ऐसा रफली बना लो। मेटल कौन सा बेटा, फेरेट, Fe, है ना। लिगैंड कौन सा बेटा, साइनो, CN, ठीक है। कितना है, हेक्सा मतलब 6। अब यहाँ का चार्ज पता करो कितना आएगा। तो बेटा Fe के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है बोल, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, +3, और साइनो पे क्या होता है, -1। टोटल निकालो ज़रा, +3, 6 × -1 -6, कितना हो जाएगा ये, -3। तो ये -3 इधर आ रहा है ना, ये -3 इधर आ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए कितना प्लस लगेगा, +3। एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, तो +3 के लिए कितना सोडियम लेना पड़ेगा, 3 सोडियम लेना। तो यहाँ से मुझे पता चला काउंटर आयन में 3 सोडियम। कैसे पता लगाया, समझा। यहाँ पे कहीं भी सोडियम के आजू बाजू में 3 लिखा है नहीं। आप क्या गलती करते हो, सोडियम पढ़ते हो सिर्फ Na लिख के बढ़ जाते हो आगे, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा फिर। तो पहले मैंने रफली क्या किया, देख कॉम्प्लेक्स को बनाया, उसके ऊपर का चार्ज निकाला, उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर 3- है, तो 3- को बैलेंस करने के लिए 3+ होना चाहिए। एक सोडियम पे +1, तो +3 के लिए 3 सोडियम। समझा अच्छे से। अब लिखते कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखना। पहले कौन आ रहा है बोल, काउंटर आयन, तो सिंबल भी पहले किसका आएगा, काउंटर आयन। कौन है काउंटर आयन का, सोडियम। कितना सोडियम चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे Na3। समझ में आ रहा है ना, ऊपर से तो बाउंस तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है ना। वो 3 क्यों लिखा उधर, समझा ना। तो पहले सोडियम लिखा, फिर यहाँ से उठाया ये 3। अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। तो कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके ना, FeCN6 टाइम। उसके ऊपर चार्ज मत दिखाओ ज़बरदस्ती, वो जब टूटेगा तो दोनों का चार्ज आएगा वो, ठीक है ना। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, खत्म। वेरी मच क्लियर, समझा सबको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी पहचानो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है बोल, फेरेट। सेंट्रल मेटल एटम है फेरेट, Fe। चार्ज कितना है उस पर, +2। चार्ज कितना बेटा उस पर, +2। लिगैंड कौन है, फिर से साइनो है, CN, ठीक है ना, -1। हेक्सा मतलब कितना, 6। ये कौन है, पोटाशियम, काउंटर आयन। ये कौन है बेटा, काउंटर। तो अपने को पता करना पड़ेगा ना कितना है। तो फिर से वही काम करेंगे, साइड में आएंगे, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, Fe, साइनो, CN,
कितना है साइनो 6, तो हेक्सा। अब इस पर कितना चार्ज आएगा वो पता करो। तो Fe के लिए कितना चार्ज दिया बेटा +2, साइनो पे होता है -1, तो +2 6 इंटू -1 -6, +2 -6 -4, यानी इधर -4 चार्ज है। एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1, तो -4 को बैलेंस करने के लिए +4 चाहिए ना, तो कितना पोटेशियम रहेगा इधर 4 पोटेशियम रहेगा। तो काउंटर आयन में पोटेशियम कितना है बेटा 4, काउंटर आयन में पोटेशियम कितना है बोल 4 है। तो आंसर में क्या आएगा देख, पोटेशियम मतलब कि के कितना पोटेशियम है 4, तो इधर आएगा K4। अब कॉम्प्लेक्स क्या है देख, कॉम्प्लेक्स क्या है FeCN6, ये आंसर है अपना। समझा सबको अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना। ऐसे ही तीसरा चौथा वाला करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर बताओ मेटल कौन है, कोबाल्ट, ये मेटल है CO, चार्ज कितना है उस पर +3, ठीक है ना। लिगैंड में कौन है देख, इथिलीन डायमाइन, कौन है ये EN, इथिलीन डायमाइन मतलब EN, कितना है रे 20 मतलब 2, तो 2 इथिलीन डायमाइन है। और कौन है बेटा क्लोरो, क्लोरो मतलब Cl, ठीक है ना। Cl पे चार्ज क्या होता है -1, इथिलीन डायमाइन पे 0, ठीक है ना। क्लोरो, और कौन है बेटा एक्वा, एक्वा बोले तो H2O, चार्ज 0, ठीक है। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। ब्रैकेट बनाया, सबसे पहले किसका नाम लिखना है अपने को, मेटल का नाम लिखना है। मेटल कौन है कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट, ठीक है। अब लिगैंड कितने बेटा 3 लिगैंड है, तो एक एक करके तीनों को बनाओ। पहला कौन है H2O, कितनी बार है H2O, एक ही बार। H2O कितनी बार है, एक ही बार है। फिर क्लोरो कितनी बार है, एक ही बार है वो भी ना। फिर इथिलीन डायमाइन कितनी बार है, 2 बार है ना। अब आपको चार्ज पता करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा या नहीं, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा या नहीं आएगा वो आपको पता करना पड़ेगा। तो इसको साइड में लिखो, CO H2O Cl En ट्वाइस। कोबाल्ट पे चार्ज कितना दिया है +3, H2O पे 0, Cl पे -1, En पे 0, टोटल करो इसको +3 0 -1 0, कितना है गए +3 -1 +2, चार्ज है, चार्ज है। भले से यहाँ पर आगे आयन नहीं लिखा है तो क्या हुआ, ये गलती करते हो तुम लोग को लगता है आयन नहीं लिखा है मतलब न्यूट्रल होगा, नहीं, ऐसा कैलकुलेट करेंगे। कितना चार्ज है ओवरऑल +2, तो इधर ऊपर आएगा 2+। समझा रहे अच्छे से, वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। इधर ध्यान से देख, ये क्रोमियम कौन है इधर, ये सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज कितना उस पर 3+, ठीक है ना। क्लोरो पहला लिगैंड है, कितनी बार है 2 बार। एक्वा कौन है, एक्वा H2O, कितनी बार है 4 बार। टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा, ठीक है ना। ये कौन है फिर क्लोराइड, क्लोराइड कौन है काउंटर आयन, क्लोराइड कौन है बेटा काउंटर आयन। अब बाद में आया है मतलब काउंटर आयन बाद में, पहले अपना कॉम्प्लेक्स है, यानी ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है बोल, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जब ऐसा काउंटर आयन आ गया है तो ये क्लोराइड का मतलब क्या है, एक क्लोरीन रहेगा, कितना भी हो सकता है, तो आपको पता करना पड़ेगा कितना क्लोरीन है। तो थोड़ा साइड में यहाँ पर ऐसा इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स में देखो मेटल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स में मेटल कौन सा है बेटा क्रोमियम Cr, ठीक है ना। और कौन है क्लोरो, कितनी बार है 2 बार। और कौन है एक्वा H2O, कितनी बार बेटा 4 बार। अब इस पर कितना चार्ज आएगा वो पता करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है +3, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, H2O पे 0, ये +3 ऐसे रहेगा 2 × -1 -2, ठीक है ना। +4 × 0 0, कितना आ रहा है +3 -1 +1, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा +1। +1 को बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा -1। कौन सा काउंटर आयन है क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, यानी कितना क्लोरीन रहने वाला है, एक ही क्लोरीन रहने वाला है। कितना क्लोरीन रहने वाला है, एक ही। पहले किसका नाम लिख, पहले किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स का, बाद में काउंटर आयन है ना। तो मेटल है इधर क्रोमियम, H2O लिगैंड कितनी बार है बेटा 4 बार। Cl लिगैंड कितनी बार है बेटा 2 बार। ब्रैकेट क्लोज। काउंटर आयन, काउंटर आयन में कौन है, एक क्लोरीन, खत्म। ये आपका स्ट्रक्चर समझा अच्छे से। लास्ट वन ऑफ दिस टाइप सब लोग ध्यान से देखेंगे। प्लैटिनम कौन है बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज कितना है उसके ऊपर 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोल 2+। क्लोरो लिगैंड है ना, कितनी बार है डाई मतलब 2 बार। अमाइन NH3 कितनी बार बेटा
2 बार, इस पे 0, इस पे -1। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख कैसा आएगा। कोई काउंटर आयन है क्या आगे पीछे? आगे पीछे कोई काउंटर आयन है? नहीं। इट मीन्स ईदर इट इज़ एन आयन, या तो ये आयन है या तो न्यूट्रल। वो चेक करना पड़ेगा आयन है या न्यूट्रल। आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो बाद में चेक करेंगे, पहले लिखते हैं। प्लैटिनियम Pt, ठीक है ना। अमाइन NH3 कितनी बार? 2 बार। क्लोरो Cl कितनी बार? 2 बार। अब पता करेंगे कुछ चार्ज आएगा कि नहीं। Pt NH3 2 बार, Cl2। Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, NH3 पे 0, Cl पे -1, ये पता करना पड़ेगा। +2 ऐसे रहेगा, 2 × 0 0, सॉरी 2 × -1 -2। कितना आ रहा है? +2 -2 कैंसिल, कितना आ रहा है? 0। मतलब ये आयन नहीं है, न्यूट्रल है, तो इधर 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहना। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, कुछ आनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, और एक न्यूट्रल का भी क्वेश्चन दिया, यानी सारे ही टाइप के पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर हुए। अगर इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी के लिए, आप उसको कर लो। अगर इतना आपको समझ, हर टाइप के क्वेश्चन हमने किया, हर टाइप के क्वेश्चन जितने पॉसिबल थे सब। पहले स्ट्रक्चर देख के नाम लिखने वाले क्वेश्चन किए, उसमें भी तीनों किए हमने, कैटायनिक भी किए, आनायनिक भी किए और न्यूट्रल भी किए। फिर हमने नाम देखकर स्ट्रक्चर बनाने वाले किए, तो इसमें भी हम लोगों ने तीनों किए। देखिए आनायनिक है, ये भी आनायनिक है, ये भी आनायनिक है, ये कैटायनिक है, ये भी कैटायनिक है, ये न्यूट्रल है। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? राइट इट डाउन, लिखो। फिर हम लोग एक्सरसाइज से आईपीएससी के क्वेश्चन करते हैं। लिखो। देखो एक्सरसाइज ओपन करो सब लोग, उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे अपने, है ना। दिखा दीजिए। एमसीक्यू में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब लोग। मैंने क्या बोला, ध्यान दे सब लोग। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्या है कॉम्प्लेक्स? देख, PT EN ट्वाइस, SCN ट्वाइस, ओवरऑल चार्ज है +2। इसका आईयूपीएसी नाम बताना है, तो एकदम सिंपल है। बोर्ड पर देखो सब लोग। पहले तो एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज है ना ऊपर, मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। प्लैटिनियम का X, इथिलीन डायमाइन 0, थायोसाइनाइड -1। कितना हो जाएगा ये? X 2 × 0 0, 2 × -1 -2 इज इक्वल्स टू +2। ये -2 इधर आएगा तो +2 +2 +2 +4। अब लिखते हैं इसका नाम। दो लिगैंड है, कौन कौन से? देख, इथिलीन डायमाइन E से आ रहा है, थायोसाइनाइटो T से आ रहा है। किसका नाम पहले लिखो? E, इथिलीन डायमाइन। क्या आएगा बोल? 2 बार है ना, तो 20। अब 20 लिखने के बाद ब्रैकेट बनाने का, भूलने का नहीं। 20 इथिलीन डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा लिगैंड कौन सा है बोल? थायोसाइनाइटो। कितनी बार है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? डाई थायोसाइनेटो, ठीक है ना। मेटल कौन सा है? प्लैटिनम। प्लैटिनम लिखेंगे या प्लैटिनेट लिखेंगे? प्लैटिनम लिखेंगे। कैटायनिक आयन है ना, सॉरी कैटायनिक आयन है प्लैटिनम। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कौन सा है देखो? बिसिथिलीन डायमाइन डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनम 4 आयन। हाँ सही, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया सेकेंड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू देखो, थर्ड एमसीक्यू। बात मत करो, थर्ड एमसीक्यू देखो। फॉर्मूला बोल फॉर द कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या कंपाउंड बोले? देख, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। ब्रैकेट में चार्ज कितना लिखा है? 3। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। इधर देख, फेरेट यहाँ पर कौन हुआ बेटा? सेंट्रल मेटल। चार्ज कितना उस पर? +3। साइनो
लिगैंड, हेक्सा मतलब 6, सोडियम कौन इधर, काउंटर आयन। तो अपने को सोडियम कितना रहेगा वो पता लगाना पड़ेगा, है ना। Fe को ऐसे रहने दे, साइनाइड 6 बार है, Cn 6 टाइम्स। Fe पे चार्ज दिया है +3, Cn पे होता है -1, ये पता करना है मेरे को। +3, 6 × -1 -6 कितना हो गया ये, -3। मतलब यहाँ पर चार्ज है -3। सोडियम पे कितना चार्ज होता है बोल, +1। उसको बैलेंस करने के लिए कितना आएगा, +3 मतलब 3 सोडियम ना। तो आंसर क्या आएगा देख, सोडियम 3 है, Na3 ब्रैकेट Fe Cn 6 टाइम्स, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन किए हम लोग, है ना। अभी पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें था, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद सीधा देखेंगे हम लोग 7वां MCQ भी हो गया, ठीक है ना, और 8वां MCQ भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है देख। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट दी फार्मूला फॉर, फार्मूला लिखना है, किसका फार्मूला लिखना है देख, टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2 क्लोराइड, टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। देखो यहाँ पर प्लैटिनम, यहाँ पर क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज कितना है उस पर, +2। अमाइन कौन है इधर, लिगैंड, अमाइन पे 0 चार्ज होता है। टेट्रा मतलब कितना लिगैंड है, 4। एक क्लोराइड कौन है इधर, काउंटर आयन, ठीक है ना। अब कितना क्लोराइड रहेगा वो पता करने के लिए साइड में कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लैटिनियम Pt, ठीक है ना। अमाइन मतलब NH3 कितनी बार लेना है, 4 बार लेना है। इस पर चार्ज कितना आएगा पता करना पड़ेगा। तो प्लैटिनियम का चार्ज दिया है +2, अमाइन पे होता है 0, तो +2 × +0 कितना आएगा, ये +2 ही आएगा, है ना। मतलब इस पर चार्ज आ रहा है +2। काउंटर आयन कौन है बेटा, क्लोराइड, क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है, -1। तो +2 को बैलेंस करने के लिए -2 चाहिए ना, मतलब क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा देख, पहले कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाओ, प्लैटिनम Pt, अमाइन NH3, टेट्रा 4, काउंटर आयन में कौन है, क्लोरीन, कितना है, 2 है। ये आंसर है आपका, ठीक है। दिस इज योर आंसर। समझा अच्छे से, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अभी देखेंगे पेंसिल दिखा, 5th क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन नंबर 3 का 5th देखो। 5th में 2 क्वेश्चन दिया उसने, राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। फार्मूला लिखना है। पहला क्या है बेटा देख, पहला क्या है, पोटासियम अमाइन ट्राइक्लोरो प्लैटिनेट, ब्रैकेट में चार्ज कितना दिया है, 2। और सेकेंड वन क्या है देख, डाई साइनो ऑरेट 1 आयन। तो ध्यान से देख, प्लैटिनेट मतलब सेंट्रल मेटल एटम है Pt, +2 चार्ज है उस पर। क्लोरो मतलब पहला लिगैंड है क्लोरो, ट्राई मतलब कितना, 3। अमाइन मतलब एक और लिगैंड है, कौन सा, NH3। एक और है इधर काउंटर आयन। तो कितना पोटाशियम रहेगा वो पता करना पड़ेगा। साइड में जल्दी से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, Pt ऐसी रहेगा, Cl कितना बेटा, 3, और NH3 कितना है, 1 ही है। इस पर कितना आयन आएगा वो पता करना पड़ेगा, चार्ज नंबर, ठीक है ना। प्लैटिनियम पे +2, Cl पे -1, अमोनियम पे 0, +2, 3 × -1 -3, 3 × 0 0, कितना आ गया, +2 -3 बोलो, -1, मतलब यहाँ -1 चार्ज आ रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम पे चार्ज कितना रहेगा, +1। तो आंसर क्या है देख, एक ही पोटाशियम काफ़ी है, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, एक पोटाशियम में तो सिर्फ K लिखेंगे, प्लैटिनियम Pt और अमाइन NH3, क्लोरो Cl, ट्राई मतलब 3, ये आंसर है। समझा। बी देखो इसका, बी में क्या दिया, डाइसाइनो ऑरेट। ऑरेट मतलब सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा, Au, गोल्ड, है ना, ठीक है। उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1।
साइनो मतलब Cn, इसका ऑक्सीडेशन इसका चार्ज होता है -1, डाई मतलब 2। अब उस पर ओवरऑल आयन है मतलब ओवरऑल चार्ज आने वाले, और एक 8 लगा हुआ है मतलब नेगेटिव चार्ज ही आएगा, ये भी पता चल रहा है आपको। कितना नेगेटिव आएगा वो पता करना। आंसर देख, सेंट्रल मेटल एटम है Au, लिगैंड है साइनाइड 2 बार, ठीक है ना, ऐसा लिखो, सॉरी 2 बार साइनाइड। अब ऊपर चार्ज कितना आएगा वो पता करना पड़ेगा, तो साइड में लिखो AuCN ट्वाइस, चार्ज पता करना है। Au पर चार्ज है +1, Cn पर -1, +1 2 इंटू -1 -2, +1 -2 -1, ये चार्ज आएगा इधर, ये आपका आंसर है। समझा अच्छे से? तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा IUPAC क्या हो जाता है बेटा, फिनिश होगा। ये लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे EAN रूल। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है? देखो, ये रूल एक रूल है जिसको बताया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है कि सेंट्रल मेटल एटम कभी 2 लिगैंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, कभी 6 लिगैंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, कभी 4 लिगैंड के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबल कैसे होता है, स्टेबिलिटी कैसे आती है उसमें, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए रूल दिया गया था। समझ में आ रहा है? देखो, यूजुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, बीच में सेंट्रल मेटल एटम होता है, बीच में क्या रहता है बेटा, जिस पे खुद पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है बोल, +1 +2 +3 +5 +7 कितना भी हो सकता है। तो इसके ऊपर खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, +A लिख रहा हूँ मैं। और फिर इसको सराउंडिंग में कौन अटैच होते हैं, लिगेंड्स। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एक लिगेंड अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। याद है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। और ये दोनों के दोनों देता कौन है बेटा, लिगेंड। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेटल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए उसके वैलेंस शेल में, उसके आखिरी के शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पहले तो मेटल के खुद के अपने इलेक्ट्रॉन, जो उसका एटॉमिक नंबर है, समझ मेटल का एटॉमिक नंबर है 25, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 25। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, लिया गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। समझ यहाँ +3 मतलब उससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, तो इसमें से 3 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, बोल कितना बचेगा, बोल 22। फिर उसमें ये जो लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिया ना, जो मेटल शेयर कर रहे हैं, उसको काउंट करना पड़ेगा। कितनी बॉन्ड बनी थी इधर, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 12। तो इसमें 12 ऐड करेंगे, 22 और 12 कितना हो जाएगा, 1 2 और 2 4, 2 और 1 3, कितना हो रहा है, 34। यानी इस मेटल के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 34। अब ये स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, अब ये स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए एकदम परफेक्ट क्राइटेरिया जो आपको पता है वो है नोबल गैसेस। जो लास्ट का ग्रुप है नोबल गैस, उसमें सारे के सारे एटम्स का बेटा स्टेबल। तो अगर तो मेटल का एटॉमिक नंबर, उसका पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड्स के ज़रिए दिए गए इलेक्ट्रॉन सब ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो करीब के उसके पास के नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है, तो ये कंपाउंड कैसा रहेगा, स्टेबल, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। तो ये जो नंबर आता है ना लास्ट में फाइनल कि मेटल के पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है, इसी को EAN कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोल, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका भी एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देख लेंगे बेटा सब लोग। पीरियोडिक टेबल है आपको पेज नंबर, इससे पहले वाले चैप्टर में ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। 166 आ गए, पेज नंबर 166 पर आपको पीरियोडिक टेबल दिखेगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब उस पीरियोडिक टेबल में जो येलो पट्टी पूरी दिख रही है आपको बीच में, वो। अब इसमें से भी ना आपको सब मेटल नहीं देते हैं, ज़्यादातर उसकी पहली लाइन का ही मेटल देते हैं। पहली लाइन में कौन कौन है देख, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसी में से कोई एक आएगा आपको, अगर EAN के लिए आया तो, अगर EAN के लिए आया तो। अब ज़रा ध्यान से देख, थोड़ी देर के लिए अगर आप नोटिस करोगे, वो जितने भी आपको ट्रांजिशन मेटल दिख रहे हैं उसके एकदम लास्ट में चले जाओ तो आपको नोबल गैसेस कौन कौन सी दिख रही है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है बोल, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन। यानी ये सब अगर आए ना EAN का वैल्यू, मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग EAN बोल रहे हैं, इसमें से कुछ भी आता है मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा रहेगा, स्टेबल। इधर कितना है, देख ये स्टेबल है अनस्टेबल है, अनस्टेबल।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन और होते इसके पास तो स्टेबल होता। समझ में आया अच्छे से? तो EAN रूल क्या बोलता है, EAN को कैलकुलेट करने का बेटा, EAN को कैलकुलेट करने का, अगर वो इसमें से कोई एक नंबर आ जाता है 18, 36, 54, 86, मतलब कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है, स्टेबल है, अदरवाइज नो। अब EAN का फॉर्मूला क्या है, एक इधर EAN मैंने कैसा निकाला था, 25 क्या था रे, ये 25 क्या था, मेटल का एटॉमिक नंबर ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं Z, EAN के फॉर्मूले में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, बोल Z। व्हाट इज दिस Z? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर इसमें से मैंने माइनस किया था 3, क्यों माइनस किया था बता, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना उसमें से। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आता है इसी को तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं ना। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ x से, तो -x, हाँ क्या बेटा, -x। तो यहाँ पर x कौन है बोल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर मैंने क्या ऐड किया था बोल, 12। ये 12 कहाँ से आया था, इलेक्ट्रॉन्स जो कि लिगैंड ने दिए, तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग y से दिखाते हैं, +y, क्या बेटा, +y। तो यहाँ पर y कौन है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। और इसको पता करने का एकदम सही तरीका ये है, 2 × नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 × नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो ये आपका फॉर्मूला है EAN, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EAN। तो क्या फॉर्मूला EAN का बोल, Z - x + y। Z है एटॉमिक नंबर, x है ऑक्सीडेशन स्टेट, और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। पीछे से चलो, सबसे पहले y आया, y कैसे निकालना है, कॉमन सेंस होना चाहिए, कितनी बॉन्ड बन रही है वो देख लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्या है, x बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, 50 क्वेश्चन करा चुका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते, x मान करके। बचा कौन, Z। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको EAN का क्वेश्चन आएगा ना तो पहली वाली लाइन से आएगा। अब पहली वाली लाइन में कौन कौन है उनका हम लोग नाम देख लेते हैं और एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, हो सकता है आपको सरफराज सर ने भी ट्रिक बताए होंगे, नहीं भी बताए हैं या बताए भी है, मैं जिस ट्रिक से याद रखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर ध्यान से देख, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस को, नहीं दिया तो निकल कॉपर से मारे। ये हमारे सर ने दिया था हमको ये ट्रिक, जब मैं खुद 12th में था, इसको याद करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं आज भी उसी से याद रखता हूँ, तो मैं आपको भी वही बता रहा हूँ। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस को, नहीं दिया तो निकल कॉपर से मारे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, मार तो पड़ेगी, फीस नहीं दोगे वो अलग बात है, मैं मारता हूँ, है ना। सबसे पहले जो साइंस आ रहा है इसका मतलब है स्कैंडियम, क्या बेटा, स्कैंडियम। टीचर T मतलब टाइटेनियम, वेरी का V मतलब वेनेडियम, क्रेजी का CR देख, CR मतलब क्रोमियम, मैंगनीज Mn, मांगे है ना, मांगे मैंगनीज मिलता जुलता लग रहा है Mn, ठीक है ना। फीस का Fe मतलब आयरन, को फॉर कोबाल्ट का सिंबल KO नहीं होता, CO, को फॉर कोबाल्ट, ठीक है ना। नहीं Ni निकल, ये तो नाम ही दिया हुआ है, सॉरी कॉपर जिंक से मारे, कॉपर जिंक से मारे। तो इन दोनों के नाम तो डायरेक्ट अपने पास, कॉपर मतलब कॉपर और जिंक मतलब जिंक। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको लाइन से, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस को, नहीं दिया तो कॉपर जिंक से मारे। साइंस SI स्कैंडियम, टीचर T टाइटेनियम, वेरी V वेनेडियम, क्रेजी CR क्रोमियम, ठीक है ना। मांगे Mn मैंगनीज, फीस Fe फेरस आयरन, ठीक है ना। कोबाल्ट, नहीं दिया तो Ni निकल, कॉपर जिंक। समझ में आ रहा अच्छे से। अब नंबर कैसे याद रखेंगे बेटा, वो 21 से चालू होता है और लास्ट तक ख़त्म हो जाता है 30 पे, यानी इसका 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ गई ना, तो आपको इनमें से कोई भी मेटल का अगर मैं आपसे एटॉमिक नंबर पूछ लूँ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो।
जैसे वो ट्रिक को मत देख, वो ट्रिक को मत देखो, इधर मेरे को देखो। समझो मैंने आपसे बोल दिया बेटा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, तो पहले अपने मन में सोचने का साइंस टीचर वेरी क्रेजी 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 CR क्रोमियम 21 22 23 24 सर 24। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। मैंने बोल दिया सर आयरन का एटॉमिक नंबर बताओ, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे फीस FE 21 22 23 24 25 26 सर 26 सर। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो आप डायरेक्ट इनमें से किसी भी मेटल का एटॉमिक नंबर बता सकते हो कितना आने वाला है। ये चीज़ आपको काम आएगी VBT और CFT में भी। अभी जब हम लोग चैप्टर के आखिर में VBT CFT करेंगे जिस पे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पॉसिबल है, तो VBT CFT में भी अपने को सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर और लास्ट का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो उसमें आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। समझा। अभी कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं EN रूल के, उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ स्टेबल वाले कुछ अनस्टेबल वाले। फार्मूला क्या बेटा EN का, Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z कैसे निकालना है ये लिखा है सामने आपके, ये सब Z है, ये सब क्या है Z ही है, ये सब Z है, ठीक है ना। X कैसे निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता चुका हूँ। Y कैसे निकालना है, जितनी बॉन्ड बनेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और आंसर किस रेंज में आना चाहिए, 18 36 54 86, इसी रेंज में आना चाहिए, ठीक है ना। आंसर किस रेंज में आना चाहिए बेटा अपना, ये आर्गन 18, ठीक है ना, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडॉन 86, इसी रेंज में आना चाहिए। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है CONH3 6 टाइम, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है CONH3 6 टाइम, ओवरऑल चार्ज क्या बेटा इस पर +3 है ना, ये करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेगा ना, वही सेम, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, क्या निकालने का, इधर देख, कोबाल्ट पे X, अमोनियम पे 0, कितना है देख, X ऐसी रहेगा 6 × 0 0 इज इक्वल्स टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया देख, +3 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा, +3। अब ज़रा ध्यान से देखा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे फीस को फॉर कोबाल्ट 21 22 23 24 25 26 27, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 27। तो यहाँ पर Z की वैल्यू रहेगी 27। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका देख, +3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोल, +3। Y कितना रहेगा देख, कितने लिगेंड इधर 6, कितनी बॉन्ड बनाएगा 6 अमोनिया, 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे बोल 2 × 6 यानी कि 12। तो EN का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज EN, टेल मी, बोलो। Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z है 27, X है 3, Y है 12, 27 में से 3 गया 24, 24 और 12 36, किसको कॉपी कर रहे हैं, क्रिप्टन को, है ना, मतलब स्टेबल है। कैसे बेटा ये स्टेबल, ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 टाइम 3+, ये क्या बेटा स्टेबल है। इसका EN का वैल्यू कितना आ रहा है बोल, 36, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है। तो आपको ऐसा एग्जांपल देता है और बोलता है EN कैलकुलेट करो, या तो इतना क्वेश्चन आता है कि EN कैलकुलेट करो, या फिर ऐसा आता है प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स यूजिंग EN रूल। तो EN निकालने का, अगर 18 36 54 86 ये 4 में से कोई नंबर आया तो स्टेबल, इससे हट के कुछ आया तो नॉन स्टेबल। समझ में आ रहा है अच्छे से। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, ट्राई दिस में दिया देख, फाइंड आउट दी EAN ऑफ, क्या दिया देख, ZnNH3 4 टाइम्स, ऊपर चार्ज कितना बेटा 2+, ठीक है ना। तो पहले इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करने का बोल, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का X, अमोनियम का 0, कितना हो जाएगा ये X + 4 × 0 0 इज इक्वल्स टू +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोल +2। मेटल कौन सा है बेटा, जिंक। जिंक के लिए Z कितना होता है देख, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक कितना होता है 30, X कितना है 2 है, Y कितने लिगेंड है 4, अमोनियम 1 लिगेंड 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 लिगेंड 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2 × 4 मतलब के 8। तो EN का फॉर्मूला क्या होता है टेल मी, Z माइनस एक्स प्लस वाई, सर Z है 30, X है 2, Y है 8, 30 में से 2 गया 28, 28 + 8, 28 + 8 36 ना रे, ठीक है ना। 36 किसको कॉपी कर रहा है बोल,
36 किसको कॉपी कर रहा है? क्रिप्टन को। मतलब ये भी कैसा है बेटा? स्टेबल है। समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट वन उसी के बाजू में देख, थर्ड वाला FeCN6 ओवरऑल चार्ज कितना है? 4 माइनस। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Fe के लिए x, Cn के लिए -1, ठीक है ना। तो x 6 इंटू -1 -6 इज इक्वल्स टू -4, -6 उधर जाएगा +6, -4 +6 +2। कौन सा मेटल है बेटा? Fe है ना। Fe के लिए Z, फेरस का एटॉमिक नंबर 26, X कितना है यहाँ पर? 2, Y कितने लिगैंड है देख? 6। साइनाइड एक लिगैंड एक बॉन्ड बनाता है, 6 लिगैंड 6 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12। En का फॉर्मूला Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z है 26, X है 2, Y है 12, 26 में से 2 गया 24, 24 12 36 है स्टेबल। क्रिप्टन के बराबर है ना बेटा ये, ठीक है, स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे दिया टेबल के देख, CrCO6 फोर्थ वन, CrCO6, ठीक है। चार्ज नहीं है उसके ऊपर कुछ, मतलब न्यूट्रल है। कैसा है बोल? न्यूट्रल है। क्या वो CO4 है? इसमें 6 दिया है। कहाँ कर रही है तू? अरे मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वो बॉक्स के नीचे जो पैराग्राफ है ना उसको कर रहा हूँ मैं। एक ध्यान से देख, CrCO6, अभी थोड़ा जल्दी करेंगे, बोर्ड पे देख। क्रोमियम X, ये CO कौन है रे? CO कौन है? कोबाल्ट है, वेरी गुड। कार्बोनिल, CO लिगैंड है ना वो, कार्बोनिल कितना रहता है इस पर? 0। कितना हो जाएगा देखिए? X + 0, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज भी 0 है, तो X की वैल्यू कितनी है? X की वैल्यू कितनी है बोल? 0। क्रोमियम का Z कितना है बेटा? क्रोमियम का Z कितना है? 24। X कितना है यहाँ पर? 0। Y कितना रहेगा? 6 इंटू 2 12। En का फॉर्मूला होता है Z माइनस एक्स प्लस वाई, क्या आएगा बोल? 24 माइनस 0 प्लस 12, 24 और 12 36। ये भी क्या है? स्टेबल है। उसके बाजू में आपको एक दिया हुआ है, हाँ भैया, FeCN6 हो चुका है। कहाँ है? थर्ड वाला, ओके फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, उसी लाइन में नीचे देख, FeCN6 3 माइनस, पाँचवा FeCN6 ओवरऑल चार्ज कितना है? 3 माइनस। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। Fe का x, Cn का -1, ये x 6 इंटू -1 -6 इज इक्वल्स टू -3, -6 उधर जाएगा +6, +6 -3 +3। कौन सा मेटल एटम है बोल? Fe ना। Fe का एटॉमिक नंबर देख के बताओ कितना है? Z कितना है बेटा? 26, x कितना है इधर? +3, y कितना रहेगा देख? लिगैंड कितने? 6 ना, तो 2 इंटू 6 कितना आएगा? 12। En का फॉर्मूला होता है Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z है 26, x है 3, y है 12, 26 में से 3 गया 23, 23 12 35। इज इट 36? नो। तो ये जो कंपाउंड है इट इज़ नॉट स्टेबल, समझा? उसके बाजू में देख, CuNH3 4 टाइम्स, CuNH3 4 टाइम, कितना चार्ज है उसके ऊपर? +2, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, कॉपर का X, NH3 का 0, x + 0 इज इक्वल टू +2, तो x कितना आ गया बेटा? +2। मेटल कौन सा है? कॉपर। कॉपर का Z कितना होता है देख? 29, x आया 2, y 4 लिगैंड है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा? ये 8। En का फॉर्मूला Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z है 29, x है 2, y है 8। 29 में से 2 गया 27, 27 और 8 35, 36 आया क्या बोल? नहीं आया, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट स्टेबल।
समझा रहे अच्छे से, वेरी मच क्लियर। अब वो जो यूज ऑफ ब्रेन पावर है ना, उसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, वो 4 आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। क्रोमियम निकल मैंगनीज फेरस, हाँ हो जाएगा। और चारों न्यूट्रल है, ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, चारों न्यूट्रल है, ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है। तो चारों आप लोग ट्राई करेंगे और उसका EN रूल कितना आ रहा है देख लेंगे, समझा। तो इसका क्वेश्चन आया तो सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा उसका EN कैलकुलेट करो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो इसको लिख के लो। तो नेक्स्ट अपना एक थ्योरी टॉपिक है बेटा, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अब बोर्ड में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए भी है, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है वो आप सबको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़े हो, है ना। खास करके HDA चैप्टर में तो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाकायदा पूरा एक टॉपिक पढ़ा है कि नहीं। एक बार क्विकली याद करने की कोशिश करते हैं आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड, मेरे पास 2 कंपाउंड है या 2 से ज़्यादा कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब इसमें जितना कार्बन है इसमें भी इतना कार्बन है, इसमें जितना सोडियम है इसमें भी इतना सोडियम, मतलब नंबर ऑफ केमिकल्स इसमें जितने उतने इसमें भी है। तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम। क्या चीज़ अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब हम लोग उनका स्ट्रक्चर लिखते हैं, लिंकेज दिखाते हैं, कार्बन को ये अटैच है, ये अटैच है, ऐसा अटैच है ना, तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आएगा बोल, अलग है। या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा। जब 3D में स्पेस में अरेंजमेंट दिखाएंगे तो उसमें क्या रहेगा बेटा, फ़र्क रहेगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं बोल, आइसोमर। मैं आपको एक एग्जांपल पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर दिखाता हूँ, फिर हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर आते हैं। सब बोर्ड पर ध्यान से देखना। समझ, मेरे पास है CH3 CH2OH, कौन है CH3 CH2OH, इथेनॉल। कौन है बेटा, ये इथेनॉल है, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, देखो क्या आएगा। कार्बन कितना है इसमें, 2, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेनॉल का। एक कंपाउंड और मैं ले रहा हूँ इधर, CH3OCH3, ये कौन है। पहले तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक साइड अल्काइल ग्रुप, एक साइड अल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, ईथर। क्या बेटा, ये ईथर। इसको डाइमिथाइल ईथर बोलते, क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ईथर। ये कॉमन नाम है, डाइमिथाइल ईथर। इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सीमीथेन। ये IUPAC नेम है इसका, मिथॉक्सीमीथेन। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है, कुछ देख रहे हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दोनों क्या है, सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चर कैसा है, अलग, लिंकेज अलग है। इसमें एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, फिर OH ग्रुप लिंक है। यहाँ पर एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन, दोनों बीच में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक। तो स्ट्रक्चर में, लिंकेज में फ़र्क है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोल, आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं बोल। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेट्स से क्लोरोब्यूटेन, इधर ध्यान से देख, कौन है, 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या बेटा, ये 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना। अब इसमें ये वाले कार्बन को नोटिस करना, इसको फिर से बना रहा है इसी का स्ट्रक्चर, CH CH2 CH3 CH3 Cl। अब आप बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, हाँ सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देख क्या है, लिंकेज भी कैसी है, सेम है। लेकिन जब दोनों का आप 3D में स्पेशियल अरेंजमेंट देखोगे, 3D में जब दोनों का आप कनेक्शन देखोगे कैसा है, तो जो बीच का कार्बन दिख रहा है बेटा, ये कायरल कार्बन है, अरे कायरलिटी, क्योंकि इसको 4 अलग अलग ग्रुप अटैच, 4 अलग अलग ग्रुप है, एक कायरल कार्बन है। जब आप इसका 3D में स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर जो 4 ग्रुप है, कौन कौन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथाइल और इथाइल। ये 4 में से समझो मिसाल के तौर पर मीथाइल इधर अटैच है, इथाइल इधर अटैच है, CH3 C2H5, ये मीथाइल हो गया ना CH3, ये हो गया C2H5, इथाइल, बचा कौन, H और Cl। H समझ आगे की तरफ अटैच है और Cl पीछे की तरफ अटैच। ये सब याद है ना, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कार्बन, मीथाइल और इथाइल प्लेन में है, मिथाइल इथाइल प्लेन में है,
आगे की तरफ Cl अटैच है, पीछे की तरफ हाइड्रोजन अटैच। अब कुछ फ़र्क दिखा स्पेशल अरेंजमेंट में? क्या बेटा फ़र्क? इसमें आगे हाइड्रोजन था, पीछे क्लोरीन था, और इसमें आगे क्लोरीन है, पीछे हाइड्रोजन। तो ये भी एक दूसरे के क्या हुए बोल? आइसोमर। तो आइसोमर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग रहेगा, या फिर मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, 3D में स्पेशल अरेंजमेंट में क्या रहेगा? उसके फ़र्क रहेगा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर। ये वाले टाइप का जो आइसोमर है इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोल? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या खास बात होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर की? इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, लिंकेज का फ़र्क होता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। और ये वाले टाइप का जो आइसोमर है इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहा जाता है। ठीक है, या इसको ना हम लोग इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फ़र्क किस चीज़ में? स्पेशियल अरेंजमेंट में, 3D के अरेंजमेंट में। तो आप जो HDA चैप्टर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ते हो ना, वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप नहीं है, वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप। वो किसकी टाइप है बोल? स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो जब मैं बोलता हूँ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यही दो चीज़ें आने वाली, यही दो चीज़ें आने वाली। फ़र्क सिर्फ इतना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह अब हम लोग क्या लेने वाले? ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह अब हम लोग क्या लेने वाले? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेने वाले, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, लिगैंड रहेगा, काउंटर आयन रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम लोग आइसोमर देखते हैं तो इसकी भी दो टाइप होती है बेटा। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहला क्या होता है बोल? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या इसका एक और नाम है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब? बताओ क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब? जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। क्या चीज़ अलग रहेगी? स्ट्रक्चर डिफरेंट। स्ट्रक्चर में जो लिंकिंग वगैरह रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? डिफरेंट रहेगी। और दूसरे टाइप का जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सेम, देखो सेम ही दो टाइप है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक और नाम है, इसको डिस्टीरियोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर फिलहाल स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही याद है, चलिए ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देख, अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी 4 टाइप देखनी। कितनी टाइप देखनी है बोल? 4। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तीसरा इसी से मिलता जुलता है, आयोनाइजेशन से मिलता जुलता है, इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, या इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना। और चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म है। कौन से टाइप में? स्ट्रक्चरल में। ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप है बेटा बोल? 2 टाइप है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है बोल? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा। किस चीज़ में फ़र्क रहेगा? स्पेशियल अरेंजमेंट में। ठीक है ना, स्पेस में अरेंजमेंट में फ़र्क रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर इज सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। 3D में उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा बेटा? अलग। उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप है। पहले टाइप का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले टाइप का नाम क्या है बोल? ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग डिस्टीरियोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग डिस्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरी टाइप है बेटा, दूसरी टाइप है जो आपने HDA में पढ़ा है, क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपने HDA में देखा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इनांशियोमेरिज्म भी कहते हैं, याद है ना? ठीक है, इनांशियोमेरिज्म। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं ना, इसमें 2 आइसोमर आते हैं, एक आता है सिस और एक आता है ट्रांस, सिस ट्रांस। समझा अच्छे से?
तो ये इतने टाइप के आइसोमरिज्म अपने को पढ़ना है। अब इसमें भी ये जो सीज और ट्रांस वाला है ना बेटा ज्योमेट्रिकल, इसकी भी ना अलग अलग टाइप है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 टाइप है, इसकी भी 2 या 3 टाइप है, ठीक है ना। और ये वाला जो स्टीरियो आइसोमरिज्म का टॉपिक है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये स्ट्रक्चरल की बनिस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम्स आता है, इस पर भी आता है पर इस पर ज़्यादा टाइम्स, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टीरियो आइसोमरिज्म को फ्रेश लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, उसकी ज़्यादा टाइप है, उसको टाइम लगेगा। अभी फिलहाल हम लोग किसको पढ़ रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आपके टेक्स्ट बुक में उल्टा दिया हुआ है, पहले स्टीरियो आइसोमरिज्म दिया हुआ है फिर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मैं जानबूझ के पहले स्ट्रक्चरल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आसान भी है, इसमें टाइप्स भी ज़्यादा नहीं है। फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, इधर पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें टाइप्स बहुत सारे और क्वेश्चन भी इसके ऊपर ज़्यादा समझ में आ रहा अच्छे से। तो लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को और क्या कहते हैं बेटा हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। मैंने आसान भाषा में आपको लिख के दिया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डिफरेंट। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या दी है देखो, पेज नंबर 199 क्या दिया हुआ है देख, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possess different linkage among their constituent atom and have their chemical formula to be the same। वही बात अलग तरीके से लिखी, केमिकल फार्मूला सेम मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिफरेंट लिंकेज मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, अलग है। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन किसकी, स्ट्रक्चरल फार्मूला की, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। अब इसमें सबसे पहला हमको क्या देखना है बेटा, सबसे पहला क्या है बोल, लिंकेज आइसोमेरिज्म। याद करो मैंने आपको एम्बिडेंटेड लिगैंड पढ़ाया था, किसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड, एक ही लिगैंड रहेगा, वो 2 अलग अलग एटम के थ्रू क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो लिंकेज आइसोमर में क्या होता है, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहते हैं, दोनों में सेम लिगैंड होता है, सेम सेंट्रल मेटल एटम होता है, सब कुछ सेम होता है, पर एक कंपाउंड में जो लिगैंड है वो एक एटम से अटैच हो रहा है तो दूसरे वाले कंपाउंड में दूसरे वाले से, यानी यहाँ पर जो लिगैंड रहेगा वो एम्बिडेंटेड रहेगा। जैसे समझ NO2 है तो एक कंपाउंड में NO2 नाइट्रोजन के थ्रू मेटल को अटैच होगा तो दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन के थ्रू, यानी एक में नाइट्रो होगा तो एक में नाइट्रीटो हो। तो एक डेफिनेशन क्या दी आपको, दीज आइसोमर आर फॉर्म्ड व्हेन द लिगैंड्स हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम। जब एक ही लिगैंड के पास 2 डोनर एटम होने के चांसेस होते हैं, जो कि किस में होता है, एम्बिडेंटेड में होता है, ठीक है ना। इट कोऑर्डिनेट्स टू द मेटल वाया डिफरेंट डोनर एटम। तो मेटल से वो लिगैंड अलग अलग डोनर एटम से कोऑर्डिनेट करता है, बॉन्ड बनाता है, एक में एक से बनाएगा दूसरे में दूसरे से बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेन जो इसके डेफिनेशन का मेन जो पॉइंट है, ligand form coordination bond with central metal atom via different donor atoms। अलग अलग डोनर एटम के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ऐसे नहीं समझेगा। एक एग्जांपल लेते तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है ना। एग्जांपल में आपको दिया हुआ है बेटा, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है CO NH3 5 टाइम्स, ठीक है ना, NO2 उसके ऊपर चार्ज कितना बेटा 2+, ठीक है ना। एंड बाजू में इसका आइसोमर दिया हुआ है, क्या है देख, आइसोमर क्या है देख, CO NH3 5 टाइम्स ONO, ऊपर चार्ज है 2+। नोटिस कर दोनों में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, दोनों में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। दोनों में 5 अमोनिया के लिगैंड है और एक नाइट्रो का लिगैंड। फ़र्क सिर्फ कितना क्या है, इस वाले कंपाउंड का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 5 अमोनिया तो कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5, ऐसा 5 अमोनिया कनेक्टेड है, 5 अमोनिया इसमें, और ये जो कनेक्टेड है NO2 ये नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है बेटा, नाइट्रोजन के थ्रू। तो जो बॉन्ड बन रही है वो कौन से डोनर एटम के थ्रू बन रही है देख, नाइट्रोजन के थ्रू बन रही है। किसके थ्रू बन रही है बेटा, नाइट्रोजन के थ्रू। पर यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीच में कोबाल्ट, 5 अमोनिया, सब कुछ सेम है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 अमोनिया, यहाँ तक सब सेम है। जो नाइट्रो यहाँ पर अटैच है ना बेटा,
वो बॉन्ड किसके थ्रू बना रहे हैं बोल, ऑक्सीजन के थ्रू। मतलब पहले ऑक्सीजन अटैच है और फिर इससे NO अटैच है, ठीक है ना। यहाँ पर जो डोनर एटम है वो नाइट्रो में कौन सा है, ऑक्सीजन। यहाँ डोनर एटम कौन था, नाइट्रोजन। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाएंगे बोल, लिंकेज आइसोमर। समझ अच्छे से। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा, एक एम्बिडेंटेड लिगैंड मौजूद होगा जो एक कंपाउंड में एक एटम के थ्रू अटैच होगा, दूसरे कंपाउंड में दूसरे एटम के थ्रू अटैच होगा। तो इसको हम लोग लिंकेज आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते बोल, लिंकेज आइसोमरिज्म। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको, वहीं नीचे दिया है देख, कैन यू टेल में, उसको सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 199 पे आपको कैन यू टेल करके क्वेश्चन है। क्या पूछा है बेटा, देख, राइट लिंकेज आइसोमर ऑफ, लिंकेज आइसोमर लिखना है किसका, FeH2O 5 टाइम्स HCN, ऊपर चार्ज कितना बेटा, +1। तो राइट लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड एंड राइट देयर IUPAC नेम्स। नेम्स लिखा है, नेम नहीं लिखा है, नेम्स। मतलब पहले तो इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है और फिर दोनों का क्या करना है, नाम। इसका लिंकेज आइसोमर कैसा है, देख, लिंकेज आइसोमर में एक एम्बिडेंटेड लिगैंड होना चाहिए। इधर कौन है एम्बिडेंटेड लिगैंड बता, HCl। तो इसका लिंकेज आइसोमर कैसा है, एकदम सिंपल, FeAC रहेगा, H2O 5 टाइम्स AC रहेगा। ये HCN का क्या हो जाएगा बोल, NCS। खत्म, ये इसका पहला आंसर होगा। ये आ गया इसका लिंकेज आइसोमर। अब क्या निकालने का अपने को, IUPAC नहीं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये X, ये 0, ये -1। तो X 5 × 0 0 -1 = +1। -1 उधर जाएगा, +1 +1 +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बेटा, +2। चल दोनों का नाम लिख देते हैं, दोनों का नाम लिख देते हैं। देख, इधर एक्वा है और थायोसाइनाइड है। पहले कौन आएगा, एक्वा। कितनी बार है, पेंटा एक्वा, ठीक है ना। ये कौन है, थायोसाइनाटो, थायोसाइनाटो, ठीक है ना। मेटल कौन है बेटा, आयरन। कटायनिक है ना, तो आयरन लिखेंगे। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी सेम ही आएगा क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे भी -1 ही है ना, चार्ज नहीं बदला है, खाली डोनर एटम बदला है बस। समझ में आ रहा है। तो नाम इसका भी क्या आएगा, देख, पेंटा एक्वा। थायोसाइनाटो नहीं आएगा, क्या आएगा बोल, आइसोथायोसाइनाटो आयरन 2 आयन। ये इसका आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए। समझ में अच्छे से। ये हो गया आपका पहला टाइप का आइसोमर, नाम क्या है उसका, लिंकेज आइसोमर। दूसरा है लिंकेज के बाद आयोनाइजेशन आइसोमर। सेकेंड क्या है बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमर। याद करो, जब मैं आपको अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 टाइप का स्फीयर होता है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ रहती है जो कि काउंटर आयन होता है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म में क्या होता है मालूम, ये अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये कौन सा स्फीयर है बोल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब बाहर काउंटर आयन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इस टाइप के आइसोमर में क्या होता है, जो लिगैंड होता है ना, लिगैंड 2 कंपाउंड रहेंगे। जो लिगैंड रहेगा ना वो एक में आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेगा और दूसरे वाले में आयोनाइजेशन में नहीं रहेगा। कहाँ चलेगा, बाहर चलेगा। यानी लिगैंड्स आर इंटरचेंज विद आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन। लिगैंड्स आर इंटरचेंज विद आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे नहीं समझ रहा है, एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल में अपने पास है बेटा CONH3 5 टाइम SO4Br एंड CONH3 5 टाइम्स BrSO4। कुछ नोटिस किया, देख दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूले में फ़र्क नहीं आएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। इसमें भी एक कोबाल्ट, इधर भी एक कोबाल्ट, NH3 5 NH3 5 SO4 1 SO4 1 Br1 सब सेम। फ़र्क सिर्फ क्या है, देख यहाँ पर SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था लिगैंड बनकर,
और ब्रोमीन आयोनाइजेशन स्फीयर में था, काउंटर आयन बन के। ये दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिए, देख इंटरचेंज कर लिया। SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कहाँ चले गया, आयोनाइजेशन यानी लिगैंड से काउंटर आयन बन गया। अब ब्रोमीन आयोनाइजेशन स्फीयर से कहाँ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी काउंटर आयन से लिगैंड बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बोल आयोनाइजेशन आइसोमर। इसको आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्यों बोलते हैं मालूम, जब आप इन दोनों को आयोनाइज करोगे ना तो दोनों का आयोनाइजेशन रिएक्शन अलग रहेगा। देखिए ये वाला कैसे आयोनाइज होगा, बोल CONH3 5 टाइम्स SO4 Br। ये कैसे टूटेगा बोल पानी में, कौन अलग होने वाला है इसमें से, सिर्फ Br। सिर्फ कौन अलग होगा बोल, Br माइनस। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन बन के तैयार होगा ना, CONH3 5 टाइम SO4, इस पर माइनस है तो इस पर कितना आएगा, +1। ये ऐसे आयोनाइज होगा। दूसरा वाला कैसे आयोनाइज होगा, देख CONH3 5 टाइम्स Br SO4। जब इसको आप पानी में डालोगे ये कैसे आयोनाइज होगा बोल, इसमें अलग कौन होगा बोल, SO4 2-। और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा CONH3 5 टाइम्स Br। इधर -2 है तो इधर +2 है। आप ज़रा ध्यान से सुनो, असल में इस टाइप के आइसोमेरिज्म में जब आयोनाइजेशन रिएक्शन कराई जाती है तो आयोनाइजेशन अलग अलग तरीके का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बाकी फंडा क्या है इसके पीछे का समझा ना, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में इंटरचेंज है। जो लिगैंड है वो काउंटर आयन बन जाता है, जो काउंटर आयन है वो लिगैंड बन जाता है। समझा अच्छे से, वेरी मच क्लियर। डेफिनेशन देखो इसकी क्या दी है, डेफिनेशन है बेटा आपको, ionization isomer involve exchange of ligand between coordination and ionization sphere। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन दी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में लिगैंड्स का एक्सचेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। इसी का भाई है तीसरा वाला जिसका नाम है सॉल्वेट आइसोमर, वो आपको चौथे नंबर पे दिया, सॉल्वेट आइसोमर। क्या बेटा, सॉल्वेट आइसोमर। मतलब इसमें भी क्या होगा मालूम, लिगैंड काउंटर आयन बन जाएगा। लिगैंड कौन बन जाएगा बोल, काउंटर आयन। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर जो लिगैंड होगा ना वो एक तरीके का सॉल्वेंट होगा। तो क्या रहेगा बेटा, देख इधर पे लिगैंड कौन था, SO4, जो बाहर जाके क्या बन गया, काउंटर आयन। क्या ये SO4 कोई सॉल्वेंट है, नहीं, वो तो अनायन है। कौन है बोल, अनायन। अगर ये SO4 की तरह जगह पर H2O होता तो मतलब अंदर H2O था और बाहर H2O चला गया, तो अब वो जो लिगैंड है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ के आयोनाइजेशन स्फीयर में जा रहा है वो खुद कौन है, एक सॉल्वेंट। तो जब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में सॉल्वेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में सॉल्वेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसको एक नया नाम देते हैं। नाम क्या उसका, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और ज़्यादातर केस में सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। इसीलिए सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एक और नाम क्या है बोल, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्योंकि वो जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है बेटा बोल, जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है बोल, वाटर। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, सेम एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये भी सेम है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का मालूम, जो लिगैंड यहाँ पर एक्सचेंज होने वाला है, लिगैंड्स गेटिंग एक्सचेंज्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में लिगैंड एक्सचेंज होता है बोल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। आसान भाषा में बोले तो लिगैंड जो कि लिगैंड से काउंटर आयन बनता है वो कौन होता है, इज सॉल्वेंट। वो कौन होता है बेटा बोल, सॉल्वेंट। और ज़्यादातर केस में सॉल्वेंट कौन होता है बोल, वाटर होता है। तो अब इसको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इसको क्या लेंगे बोल, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो आपको टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी हुई देखो, CrH2O6Cl, ठीक है, सॉरी Cl3 काउंटर आयन में Cl3 एंड इसका आइसोमर क्या है देख, CrH2O5Cl और काउंटर आयन में क्या बेटा, Cl2.H2। अब देख यहाँ पर क्या हुआ है, इधर ध्यान से देख, अंदर 6 लिगैंड थे वाटर और बाहर 3 काउंटर आयन था क्लोरीन। तो ये 6 में से एक वाटर बाहर चले गया और 3 में से एक क्लोरीन बाहर आ गया, अंदर आ गया। 3 में से एक क्लोरीन अंदर आ गया, एक हाँ एक देख, 6 में से एक वाटर बाहर चले गया तो अंदर कितना बचा, 5। 3 में से एक क्लोरीन अंदर आ गया तो बाहर कितना बचा, 2।
तो यहाँ पर जो लिगैंड था वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ के कहाँ चले गया, आयनाइजेशन स्फीयर, और जो काउंटर आयन था वो आयनाइजेशन स्फीयर को छोड़ के कहाँ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये एक तरीके का क्या है बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही है। बट जो लिगैंड यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है वो कौन है, सॉल्वेंट है ना, तो इसको एक खास नाम दे देंगे, क्या बेटा, सॉल्वेट आइसोमर। सर ऐसा नाम दिए ही क्यों, असल में जब आप इनका आयोनाइजेशन कराओगे, ये पहले वाले का आयोनाइजेशन होगा H2O6 Cl3, जब आप इसको पानी में डालोगे कैसा टूटेगा, देख कैसा टूटेगा, ये यहाँ पर Cl3 के 3 आयन बनेंगे, Cl- के 3 आयन है ना, और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा CrH2O6, इस पे आएगा +3, ठीक है ना। लेकिन जब ये दूसरा वाला टूटेगा तो देख क्या होगा, CrH2O 5 टाइम्स Cl Cl2 डॉट H2O। आप जब इसको पानी में डालोगे तो यहाँ से 2 क्लोरीन अलग होगा, 2 क्लोरीन अलग होगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा CrH2O 5 टाइम्स Cl +2। ये H2O कहाँ जाएगा, बोलिए ये H2O कहाँ जाएगा, आपने पानी में डाला है ना, तो ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, ये पानी के साथ क्या हो जाएगा, बोल मिक्स, वो आयन बन के नहीं होगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होने की वजह से जब वो आयोनाइज होता है तो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की जगह पर क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो 3 हो गया अपना, कौन कौन सा, लिंकेज हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, सॉल्वेट हो गया, लास्ट क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो 4th अपनी टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा ये जो 2 पढ़ा है ना मैंने आपको, ये 2 कहाँ गया, सॉरी ये 2 आयोनाइजेशन में जो 2 कराया, वो कैन यू टेल में इनका IUPAC नाम लिखा है, इन दोनों का बोला है, बताओ इन दोनों का IUPAC नाम, कर लेंगे, इतने क्वेश्चन किए अभी, इन दोनों का IUPAC आप लोग खुद से कर लें क्या आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या फंडा है मालूम, यहाँ पर 2 स्फीयर होंगे, दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेंगे, दोनों कौन से कॉम्प्लेक्स रहेंगे, बोल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेंगे, ठीक है ना। इसमें मेटल, इसमें मेटल, इसमें लिगैंड, इसमें लिगैंड। अब जो नया आइसोमर बनेगा ना उसमें भी सेम मेटल सेम लिगैंड रहेंगे, लेकिन पहले जो लिगैंड जिस मेटल को अटैच था अब वो दूसरे वाले मेटल को अटैच हो जाएगा, यानी लिगैंड अटैच टू मेटल गेट्स एक्सचेंज। आसान भाषा में बोले तो इधर ध्यान से देखिए, लिगैंड्स अटैच्ड टू मेटल गेट्स एक्सचेंज। लिगैंड जो कि मेटल के साथ अटैच होते हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा, एक्सचेंज हो जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया कि एक कटायनिक स्फीयर रहेगा, एक अनायनिक स्फीयर रहेगा। कटायनिक और अनायनिक स्फीयर के जो लिगैंड्स रहेंगे वो एक दूसरे के मेटल के साथ एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से समझेगा। डेफिनेशन क्या दिया हुआ देख, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक स्फीयर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन। दोनों स्फीयर के बीच में लिगैंड्स और मेटल एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसा समझो, कहाँ गिरे, छोड़ जान बेटा। ऐसा समझो पहले पर्सन ए पर्सन बी की दोस्ती थी और इधर पर्सन सी पर्सन डी की दोस्ती थी। दोनों ग्रुप अपनी अपनी दोस्ती से पक गया था, तो ए बी सी डी एक दूसरे के सामने है ना, और इन दोनों ने अपने दोस्तों को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ए ने बोला मैं डी से दोस्ती कर लेता और बी ने बोला मैं सी से दोस्ती कर लेता। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, देख एग्जाम्पल क्या दिया हुआ आपको। पहला कंपाउंड है आपको CONH3 6 टाइम्स, ठीक है ना, CrCN 6 टाइम। चल ध्यान से देख, एक कटायनिक स्फीयर या अनायनिक स्फीयर, कौन कौन से सेंट्रल मेटल दिख रहे हैं आपको, इसमें 2 है, कौन कौन, कोबाल्ट और क्रोमियम। पहले कोबाल्ट के साथ लिगैंड कौन सा अटैच था, अमोनिया अमाइन है ना, इससे हेक्सामाइन। और क्रोमियम के साथ कौन था, CN। अब ये दोनों पक गए, तो लोग अपनी दोस्ती को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, इंटरचेंज। ये अमोनिया बोलेगा मैं कोबाल्ट के साथ रह के थक गया, क्रोमियम अंकल आप इधर आ जाओ, ठीक है। और ये साइनाइड बोलेगा ये क्रोमियम भी बहुत झगड़ा लड़ाई करता है, कोबाल्ट आप इधर आ जाओ। तो दोनों ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। तो अब ये जो 2 आइसोमर बने, कौन से आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देख यहाँ पर मैंने अमोनिया और साइनाइड को ऐसे रखा, कोबाल्ट और क्रोमियम को एक्सचेंज किया। उल्टा भी हो सकता था, मतलब कोबाल्ट और क्रोमियम इधर ही रहते, साइनाइड और अमोनिया एक्सचेंज हो, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। समझ आ रहा है, बस दोनों आपस में इंटरचेंज करना है, चाहे कोई भी इंटरचेंज हो, चाहे लिगैंड इंटरचेंज हो, चाहे मेटल इंटरचेंज। इसीलिए मैंने आपको बोला इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लिगैंड कौन सा मेटल को अटैच है वही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर NH3 कोबाल्ट को अटैच था, यहाँ किसको अटैच हो गया, क्रोमियम को, चेंज हो गया।
यहाँ पर साइनाइड क्रोमियम को अटैच था, यहाँ पर किसको अटैच हो गया, कोबाल्ट को, चेंज हो गया। तो ऐसा आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, वो कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म करेंगे। वो भी करना क्या, देख के पहचानना है खाली इसको। पेज नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां क्वेश्चन, 208 क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां क्वेश्चन। देख क्या बोला उसने, कंसिडर द कॉम्प्लेक्सेस CuNH3 4 टाइम PtCl, PtNH3 4 टाइम CuCl। क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दीज टू कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट। कितना साफ है देख, पहले कॉपर के साथ अमोनिया था और प्लाटिनियम के साथ क्लोरीन था, दोनों ने एक दूसरे को बदल गया। अमोनिया जो कि कॉपर के साथ था प्लाटिनियम के साथ आ गया, और क्लोरीन जो कि प्लाटिनियम के साथ था कॉपर के साथ है। तो दोनों ने अपने स्फीयर्स में लिगैंड्स और मेटल ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। तो कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाता है, पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख के पहचाना है। आंसर में लिखोगे दीज टू कॉम्प्लेक्सेज आर शोइंग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दैट्स ऑल, खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म पहचानने का, समझा? इज इट वेरी मच क्लियर? तो यहाँ पर अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी का थोड़ा सा और टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और फिर VBT स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से?